Good evening, everyone, my dear subscribers, my students, my viewers. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. So, here you are. This is intellectual development. इससे पहले मैंने प्ले डेवलपमेंट तक मैंने पढ़ा दिया था। आई थिंक प्ले वाला पढ़ा दिया था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से पढ़ाना था, है ना। दिन में मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट से पूरा प्ले डेवलपमेंट तक ह्यूमन डेवलपमेंट से रिवाइज करवाना स्टार्ट किया, और फिर जो रिवीजन ख़त्म हुआ आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस से, ठीक है। उसके बाद फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से अब तक आपका मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों एक ही हम अर्थ उसका समझ सकते हैं, मतलब मानसिक विकास होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी मानसिक विकास कहते हैं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी मानसिक या ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, यानी बुद्धिमत्ता। तो ये वो योग्यता है किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की, जिसमें इंडिविजुअल चाइल्ड की, जिसमें कि वो कोई भी तरह की समस्या आपके सामने आए उसे वो सॉल्व कर सके, चाहे वो रीजनिंग की समस्या हो, मैथ की समस्या, उसकी लाइफ की समस्या हो, तो वो उसे सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वही होती है इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस जो बच्चा सीखता है धीरे धीरे, वो अपने एक्सपीरियंस से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है। फिर कुछ थ्योरीज होती हैं इंटेलिजेंस की। ट्रायर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होती है, जिसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज किया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें एनालिटिकल, यानी कि जो कैलकुलेशंस होती है, क्रिएटिविटी, कुछ उसकी क्रिएटिव कुछ करने, कुछ नया करने की जो स्किल होती है, और प्रैक्टिकलिटी, यानी कि जो भी वो उसको सिखाया जा रहा है वो अपने जीवन में किस तरह से वो अप्लाई करेगा, वो होता है प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, और होम साइंस पढ़ते हैं, समाज सोशोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। उन थ्योरी को पढ़कर हम भूल जाते हैं कि वो हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको हम अपने असली जीवन में, अपने जीवन में उसको लागू कर सकें, ठीक है। समाजशास्त्र में बहुत सारी ऐसी सामाजिक चीज़ें, समाज से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। विवाह कैसा होता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो होम साइंस में भी है, ठीक है। इसीलिए होम साइंस में को मैंने जैसे कि कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था, बहुत पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें होम साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें इंक्लूड ना हो। साइकोलॉजी इसमें आता है, सोशोलॉजी इसमें आता है, ठीक है, और साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र, ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत से सारे, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये होम साइंस सब्जेक्ट बना है। और इसीलिए, और इसमें क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से हम जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, प्लस माइनस, तो उसको हम क्यों पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी में उसको किताबों में बंद करके रखने के लिए नहीं, कॉपी किताबों, बल्कि इसलिए कि हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। प्लस माइनस हम जब सीखेंगे मैथ्स, तभी तो वो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो हमको जोड़ना, घटाना, और कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, कितना एक्चुअल प्राइस है, ये सब हमें कैसे इस बारे में नॉलेज हो पाएगी। उसी तरह से
होम साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं, जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया और प्लानिंग हो गई। ये हमारे डेली, हमारे जो पूरा हमारा जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें ये सब अप्लाई होता है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये होता है इंटेलिजेंस, यानी ज्ञान, बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दूसरी थ्योरी होती है गार्डनर की थ्योरी। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे लॉजिकल, ठीक है, लॉजिक, इसमें लॉजिक बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक भाषा का विकास होता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में जब बच्चा या कोई इंडिविजुअल म्यूज़िक से इंस्पायर होता है, बॉडीली, किनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सारी इंटेलिजेंस इसके अंतर्गत आती हैं। देन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो बुद्धिमत्ता है उसका जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर हमें किसी बच्चे के ज्ञान को मेज़र करना है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, और तो हम कैसे गेन करेंगे, कैसे पता करेंगे? 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी अगर हमें सिंगल चाइल्ड का जो उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी है, उसको परीक्षण करना है, तो हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और अगर हम पूरे समूह का, पूरी क्लास का अगर हमें बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेनी है, का परीक्षण करना है, उसका अध्ययन करना है, तो हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करते हैं। देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? भावनात्मक विकास। जो मनुष्य की, बच्चे की जो भावनाएं होती हैं, उनका विकास कैसे होता है, ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो इमोशंस क्या होते हैं? भावनाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे उनकी शुरुआत होती है? साइकोलॉजिकल होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, यानी कि जैविक होती हैं, हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी होती हैं। कुछ हमारी जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव भी है, जो हम दूसरे को ऐसा कुछ व्यवहार जो हम दूसरे को दिखा सकते हैं, रोना, हंसना, खुशी, गुस्सा, और ये सारी होती हैं हमारे भावनाएं, इमोशंस। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है? ईडी मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। इसका क्या महत्व होता है, क्यों ये हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट होती हैं? तो कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, मतलब हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम गुस्सा हैं, हमें किसी की बात बुरी लग रही है, हमें दूसरे के बारे में बताना है, तो हम गुस्सा करके बता सकते हैं, अगर हमें कोई बात बुरी लगी है, हमें भूख लगी है, तो हम रो के बता सकते हैं। तो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो उसकी वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस होती है। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। केयर, ठीक है, इमोशंस अगर हमें दिखाने हैं तो हम किसी को केयर करते हैं, ठीक है। केयर क्यों की जाती है? उसको अपना लव शो करने के लिए। जैसे एक माँ है, ठीक है, तो जो मदर होती है वो केयर करती है, लव करती है। केयर क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने इमोशंस दिखाने हैं, क्योंकि उसको अपना प्यार दिखाना है, और उसी केयर में उसका प्यार, गुस्सा, अटैचमेंट, ये सब आ जाता है। तो भावनाएं ही नहीं होंगी, प्यार उसके अंदर नहीं होगा, करुणा उसके अंदर नहीं होगी, तो वो केयर कैसे कर पाएगी, कैसे जिम्मेदारी उठा पाएगी? देन होता है ट्रीटमेंट। किस तरह से हम दूसरों का जैसे हमारे कोई, फॉर एग्जांपल, हमारे कोई घर आता है तो हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको खुशी से ट्रीट करते हैं, गुस्से से ट्रीट करते हैं, ये सब इस इमोशंस में आ जाता है। देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर किसी को मनोवैज्ञानिक समस्या है, ठीक है, कोई मानसिक रूप से बीमार है, या जैसे उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, ऐसे इमोशंस
बाहर निकालता है, गुस्सा और कुछ डर, ठीक है, और मतलब गुस्सा करना, चिल्लाना, इस तरह से व्यवहार करता है जिससे किसी को भी पता चल जाता है, साइकोलॉजिस्ट को या कोई भी समझ सकता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अपने ही जान लेने की बात सोचना, अपने से ही नफरत करना, ठीक है, तो अकेलापन, अकेले बैठना, ठीक है, अटैचमेंट ना होना, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। देन अगर ये सब मनुष्य के अंदर नहीं होंगी, भावनाएं नहीं शो होंगी, तो उसका मतलब है तो फिर हम दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये भावनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर इन्फेंट्स जो होते हैं, जो शैशवावस्था में शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनका क्या इमोशंस बाहर निकलते हैं, क्राइंग, यानी रोते रहते हैं। वो रो रो के हर चीज़ बताते हैं, क्योंकि ना बोल सकते हैं ना उस समय हंस सकते हैं। फिर 1 मंथ के पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर वो रोना और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करते हैं। फिर जब बच्चे 2 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनकी जो स्माइल होती है, 2 महीने के बाद उनकी जो स्माइल होती है और ज़्यादा उसे मतलब अगर उन्हें अच्छा लगता है कुछ बात, कोई बात उनको अगर वो मदर के साथ हैं या उनको फीडिंग करा रही हैं, उनको कोई ऐसा व्यक्ति उनको अपने सामने दिखता है जिसे वो रोज़ देखते हैं और उससे उनको अटैचमेंट है, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो स्माइल है वो रिस्पॉन्सिव होती है। यानी अगर उन्हें देखकर कोई हंसता है, उन्हें कोई उनसे कोई बात करने की कोशिश करता है, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं अपनी स्माइल के साथ। देन 3 मंथ्स का जो बच्चा होता है, 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वो उनके जो स्माइल है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, और कुछ खुशी, डर और एक्साइटमेंट इस एज ग्रुप में, मतलब 3 मंथ्स के बाद इस तरह के इमोशंस बच्चे के अंदर पैदा होने लगते हैं। फिर 6 मंथ्स में कुछ कौन कौन से इमोशंस होते हैं, हंसना, स्माइलिंग, खुश रहता है बच्चा, मुस्कुराता है। और अगर कोई अजनबी व्यक्ति उसको दिखता है, अजनबी व्यक्ति अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति घर में आ जाता है उसके आसपास जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा होता है, जैसे कोई पड़ोस का कोई बच्चा आ गया फॉर एग्जांपल के लिए, और वो पहली बार बच्चा घर में आया है क्योंकि उसको लगता है कि एक छोटा बेबी इस घर में है, दूसरे घर में, पड़ोस में, नेबरहुड में, तो मुझे उसको जाके खिलाना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है कि ये कोई अजनबी बच्चा आ गया है उसके सामने, या कोई बड़ा कोई एल्डरली पर्सन कोई आ गया है, तो वो उसको देख के डर जाता है, अपनी माँ की एकदम चिपक जाता है, मदर के, जो भी लैक्टेटिंग मदर होती है उसको कस के उसकी गोद में छिप जाता है। फिर 9 मंथ्स में क्या होता है, इसमें जो इमोशंस बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं वो होते हैं अटैचमेंट, ठीक है, मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, मदर के साथ साथ और लोगों के साथ भी वो अटैचमेंट फील करता है। देन बॉन्डिंग, यानी कि उनका जो रिलेशन होता है, उनके बीच जो लव होता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच, और जॉइंट फैमिली है तो और मेंबर्स के बीच बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बहुत हैप्पीनेस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। देन जब बच्चा 12 मंथ्स का, नहीं 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है, तो उसके अंदर इमोशंस पैदा होता है, लव, ठीक है, उससे पहले लव नहीं होता, उससे पहले अटैचमेंट होता है। देन बात करें 15 मंथ्स में बच्चे के अंदर धीरे धीरे कौन से इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं, जेलसी, यानी वो दूसरे किसी बच्चे को देखकर, अगर कोई बड़ा बच्चा है या कोई और अब उसकी मदर से बात कर रहा है, या वो माँ उसको टाइम पर बात नहीं कर रही है, या उसकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दे रही है, तो वो उसके अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, एंड एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 18 मंथ में वो बहुत इरिटेटिंग, यानी चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसके अंदर जो सिंपैथी है, करुणा भी जाग जाती है, ठीक। फिर 2 इयर्स में बच्चे के अंदर जो इमोशंस आते हैं वो होते हैं लव, रिस्पॉन्सिबल बनता है, और
पॉजिटिवनेस होती है, ठीक है। फिर 3 इयर्स में उसके बच्चे के अंदर अफेक्शन और इमेजिनेटिव पावर आ जाती है। इन 4 इयर्स में वो डरता है, भय से घबराता है, अंधेरे से खासकर। और फिर 6-7 इयर्स का जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है और परेशान करता है, पॉजिटिवनेस हो जाती है और अग्रेसिवनेस, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। अगर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, कोई उसकी मांग पूरी नहीं होती है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, या किसी ऐसे दोस्त के लिए, या भाई बहन के लिए, तो बहुत पॉजिटिवनेस फील करते हैं। एडोलसेंस एज ग्रुप में जब बच्चा पहुंचता है तो वो उसके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत जल्दी उसका भी एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर एकदम से उसके अंदर उसको खुशी होती है, मतलब बहुत जल्दी उसको खुद ही नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा होता है। इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस किशोरावस्था में कि बच्चा एक ही इमोशंस पर टिक ही नहीं पाता है, बहुत जल्दी उसका व्यवहार बदलता है। एडल्ट्स में जो इमोशंस होते हैं वो होते हैं होप, यानी आशा, वो आशावादी होते हैं और उनके अंदर बहुत अधिक करुणा होती है, यानी कि वो दूसरे का दर्द समझते हैं, अपना दर्द दूसरे को बताते हैं। ये तो हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। देन आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में जब बच्चा अपने आसपास या अपने घर के अंदर के जो जितने घर में अंदर या घर के बाहर रहने वाले लोगों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप, अफेक्शन, लव, बॉन्ड या कुछ जुड़ाव महसूस करता है, तो वो होता है सामाजिक विकास, ठीक है। इस सामाजिक विकास में क्या क्या होते हैं? वैल्यू, नॉलेज और स्किल्स, इनको वो सीखता है। किसको सीखता है? वैल्यूज़ यानी मूल्यों को सीखता है, और जो नॉलेज होती है ज्ञान को सीखता है, और उसके अंदर अलग अलग जो स्किल्स होती हैं, ठीक है। स्किल्स मतलब कौशल, कुछ नया कौशल, कुछ नया जो योग्यता वो सीखता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को सीखने, ज्ञान, स्किल और वैल्यूज़ को सीखने का जो प्रक्रिया होती है वो होता है सामाजिक विकास। फिर इसके कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि 2 मंथ में बच्चा सोशली स्माइल देता है, अगर बाहर जाता है या कोई किसी फंक्शन में जाता है या कोई बाहर वाला घर आता है या घर के ही मेंबर्स होते हैं तो वो सोशली स्माइल करता है। 3 मंथ में अपनी मदर को पहचानना शुरू कर देता है। 6 मंथ में स्ट्रेंजर को पहचानना शुरू कर देता है। 9 मंथ में वो अगर उस घर से कोई जा रहा है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मा कहीं बाहर जा रही है, मार्केट जा रही है, या कोई उसका रिलेटिव घर में आता है कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और फिर वो अपने घर वापस जाता है, तो वो बाय करता है, ठीक है। 9 मंथ में बाय कहना स्टार्ट कर देता है। 12 मंथ्स यानी 1 ईयर में बच्चा जब उसको पुकारा जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, तो वो पास आ जाता है, क्योंकि वो उस समय तक चलना शुरू नहीं करता। चलना उसका स्टार्ट होता है 12 to 15 मंथ्स के बीच में, ठीक है। तो जब उसको बुलाया जाता है, उसका नाम से बुलाया जाता है, तो वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो उसे बुला रहा होता है, ठीक है। कम्स नियर व्हेन कॉल। 9 मंथ्स वेव्स बाय 6 मंथ्स रिकॉग्नाइजेस स्ट्रेंजर्स। देन 2 इयर्स में क्या होता है? हाँ, 18 मंथ्स में क्या होता है? वो अगर लड़का है तो अपने पापा की नकल करेगा, उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर वो जैसे शेविंग करते हैं, वो शेविंग करता हुआ अपने पापा को देखता है, तो वो भी जो शेविंग ब्रश होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। या अगर घर में जो लड़की है वो अपनी मदर को देखती है, तो उन्हीं के जैसा घर की साफ़ सफाई करना, उनके जैसे साड़ी पहनना, या मतलब जो काम मदर करती है वो उसे देखकर उनकी नकल, इमिटेट करने की कोशिश करता है। या घर के और सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, अगर जॉइंट फैमिली है तो इन सारे मेंबर्स को भी देखकर वो इमिटेट करता है, यानी कॉपी करता है। कॉपी एंड इमिटेट एल्डर्स, यानी अपने से बड़ों को कॉपी करता है, उनकी नकल करता है।
देन होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट मैंने बताया था जो जन्म के पूर्व का विकास होता है, जन्म लेने से पहले जब शिशु माँ के गर्भ में होता है 9 महीने तक, वो विकास को कहते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। ये तब स्टार्ट होता है जब एक जो स्त्री है, जो फीमेल है, वो कंसीव कर लेती है, यानी कि स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, और इसके बाद बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट मतलब फर्टिलाइज कर देता है जब स्पर्म एक एग सेल को, तब वो होता है कंसेप्शन। यानी इसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टार्ट धीरे धीरे होगी। तो इस स्टेजेस क्या होती हैं, इनकी स्टेजेस क्या होती है जन्म पूर्व विकास की? सबसे पहले होता है कंसेप्शन, तो हो गया, कंसेप्शन के बाद सबसे पहले कंसेप्शन होता है, फिर होता है आपका जर्मिनल पीरियड। ठीक है, जर्मिनल पीरियड में क्या होता है, ये कंसेप्शन के 2 हफ्ते बाद शुरू होता है, 2 वीक्स आफ्टर कंसीविंग, और इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी एक बहुत बड़ा गोला जैसा सेल्स का गोला, और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट से ही फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और यही सेल्स डिवाइड होते 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 जो बेबी है वो बर्थ ले लेता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है जर्मिनल पीरियड में 2 हफ्ते के बाद कंसीव करने के। ब्लास्टोसिस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। देन होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब ये जर्मिनल पीरियड तो हो गया, इसमें ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में जाइगोट होता है, जाइगोट बदलता है एम्ब्रियो में। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, और जो इससे पहले का जर्मिनल पीरियड होता है वो ब्लास्टोसिस्ट को जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक में जाइगोट बदल जाता है एम्ब्रियो के फॉर्म में। एम्ब्रियो 1000 टाइम्स लार्जर होता है जाइगोट से, मतलब 1000 गुना बड़ा होता है साइज में। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड एम्ब्रियो से कनेक्ट करती है, और वही फिर प्लेसेंटा बनता है। फिर एम्ब्रियो मूव करना स्टार्ट कर देता है। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में एम्ब्रियो जो होता है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मदर होती है उसको मूवमेंट उस समय तक महसूस नहीं होती है। और एमनियोटिक सैक भी इसमें बनता है प्रोटेक्शन के लिए, बेबी के प्रोटेक्शन के लिए। यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो सेफ रहे, इसलिए एमनियोटिक सैक भी बनाया जाता है, यानी कि जिसे हम पानी की थैली कहते हैं। थैली के अंदर, उस एमनियोटिक सैक के अंदर ही बेबी ग्रो करता है, पूरे 9 मंथ्स तक रहता है। देन आता है आपका फीटल पीरियड। लास्ट स्टेज होती है फीटल पीरियड, जिसे हम भ्रूणावस्था भी कहते हैं। भ्रूणावस्था में क्या होता है, 9 हफ्ते से लेकर 9 महीने बर्थ तक। ठीक है, बर्थ कभी भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि 9 मंथ्स में ही बर्थ हो, कभी कभी बर्थ 8 मंथ्स में भी हो जाता है, 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी हो जाता है, कभी कभी बर्थ 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते तब भी हो जाता है, मतलब प्री मैच्योर भी हो जाता है। तो जब फीटल पीरियड वही होता है जब तक बेबी का बर्थ ना हो। तो कभी भी अगर बाई चांस, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि प्री मैच्योर बेबी हो, लेकिन अगर बर्थ की बात करें तो बर्थ फॉर एक्सीडेंटली या इतनी केयर नहीं हो पाती है, जो भी है उसकी वजह से बर्थ कभी कभी बहुत जल्दी होना, मतलब करवाया जाता है। वो जो प्रीमेच्योर बर्थ होता है वो ऑपरेट करके ही होता है, क्योंकि उसमें प्रीमेच्योर बर्थ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, जो मैटरनल कंडीशन होती है, माँ की जो कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर बच्चे को ऑपरेट करके ना निकाला गया, प्रीमेच्योर बर्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मतलब फिर बर्थ होना, आगे चलकर बर्थ होना, फिर बेबी बर्थ होना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले ही प्रीमेच्योर बर्थ में टाइम कंप्लीट होने से पहले ही ऑपरेट करके बच्चों को निकाल दिया जाता है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। NICU में उनको रखा जाता है काफ़ी टाइम तक। अगर
लेकिन आज भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि अगर इस तरह की किसी लेडी को प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट के लिए या कुछ बहुत सारी उसको कंडीशन ऐसी बताई हैं कि अगर वो बेड रेस्ट नहीं करेगी तो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कहाँ होता है, हमने तो आज तक ऐसा सुना ही नहीं। और तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने नहीं सुना वो हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान को भी आपने नहीं देखा है, आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ना हो। ठीक है, तो ये फीटल पीरियड यहीं पर ये क्लास में एंड करती हूँ। अब आपकी जो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, सेकंड जो टॉपिक है उसमें है, तो उसके बाद का अब मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसमें लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।